नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की हजार कोशिशें करते हैं। कभी हम पत्र पत्रिकाओं के जरिए, तो कभी रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के जरिए जानकारी जुटा लाते हैं, तो कभी किसी अनुभवी व्यक्ति से हम सलाह ले लेते हैं। फिर भी कई ऐसे रोग हैं जो हमें जकड़ लेते हैं। ऐसा ही रोग है हर्निया और ऐसा ही रोग है पथरी। क्या है इनके लक्षण और कैसी होनी चाहिए इनकी उपचार विधि? अगर ये रोग ना हो तो इनसे बचने का भी क्या कोई उपाय है? और अगर रोग हो जाए तो किस तरह की सावधानी हो? उपचार के बाद कैसी सावधानियां हम बरतें जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है बेहतर होता चला जाए? ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर के आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रदीप पांडे जी को। आप स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी के पद पर पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मन में कि अगर हम आधुनिक समय में ये जानना चाहें कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हमारे ही देश के महर्षि सुश्रुत ने आज से हजारों साल पहले दी थी जी। और इस परिभाषा को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी स्वीकार किया गया। ये परिभाषा ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ हो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे बीमारियां ना हो जी। किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आधुनिक जीवन ने, विकास ने हमारे स्वास्थ्य को ऐसा प्रभावित किया गया है कि आज हम इस परिभाषा की कसौटी पे अगर कसें जी, तो एक 40 या 50 साल का आदमी हमको एक भी व्यक्ति इस कसौटी पे स्वस्थ नहीं मिलेगा। जी। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिन्हें हम चिकित्सकीय भाषा में कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। जी। जैसे हाइपरटेंशन, जी। मधुमेह, डिप्रेशन, मोटापा, ओबेसिटी, जी। हाइपोथायराइडिज्म, ये ये सभी को हो गए हैं। प्रायः सभी को है। प्रायः सभी को हैं। प्रायः सभी को है। जी। मैं मजाक मजाक में और कुछ अपने रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये बोलता हूँ जी। कि अगर आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ नहीं है जी। तो आप आधे ही जिंदा हैं। मतलब जीवन के लक्षणों में जी। शामिल हो गया है। तो आधुनिक जीवन में हम आज के दिन हम स्वस्थ व्यक्ति किसको कह सकते हैं? जी। और ये आपने मुझसे पूछा कि आप किसे स्वस्थ कहेंगे। जी। तो मेरी परिभाषा WHO की परिभाषा से थोड़ी अलग है। जी। और हमने WHO को लिखा भी है कि अब इस स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा को थोड़ा सा बदलें समय के अनुसार। समय के अनुसार। तो ये कहना चाहिए कि जो व्यक्ति कोमॉर्बिडिटीज़ होते हुए भी अपनी दैनिक जीवनचर्या का पालन सुचारू रूप से कर ले रहा है, जी, वो स्वस्थ है। आत्मनिर्भर होकर। जी। जैसे मुझे ही 20 साल से हाइपरटेंशन है, तो क्या मैं अस्वस्थ थोड़ी हो गया? जी। जी। एक गोली खा लो और स्वस्थ जीवन बिताओ। क्या जो स्वस्थ दिनचर्या है उसके व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन आया है, या आज के समय में एक स्वस्थ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मैं कहूँगा कि जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है, जी। हमको उसको थोड़ा सा समय के चक्कर को पीछे घुमाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हानिकारक परिवर्तन आए हैं। जब मनुष्य 2-3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर आया, उस समय के हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ है। जी। और हम उन परिस्थितियों के बदलने के कारण अपनी जीवन शैली को जो बहुत ज़्यादा बदल लिए हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है मेहनत। जी। जो आज से 100 साल पहले भी मनुष्य जितनी मेहनत करता था, हम शायद उसका 5% भी नहीं करते। ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही घातक है। मशीनी युग जो कहते हैं, ये उसका दुष्प्रभाव है, एक ये कह सकते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। जी। जैसे आप सड़क के किनारे कई गाड़ी खड़ी देखते हैं जो 5 साल से खड़ी है,
तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जी हम अपने शरीर से भी मेहनत नहीं करवाएंगे तो हमारा शरीर भी वैसे ही नष्ट होता है। तो हम आराम तलब जीवन छोड़ें जी, और एक मेहनत कश जीवन बिताएं। ये बहुत जितना हो सके व्यायाम करें, जी बैठे ना रहें, पड़े ना रहें, पहली चीज़। दूसरा है भोजन। जी जब मनुष्य पृथ्वी पर आया तो उसके भोजन में बहुत अधिक विविधता थी और इतना ज़्यादा भोजन वो नहीं करता था। जी उसको दिन में 4 टाइम पका पकाया भोजन नहीं मिलता था। तो हम अपना भोजन में 2 काम करें कि कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट लेना कम करें, जी प्रोटीन बढ़ाएं और भोजन में विविधता लाएं। हम सिर्फ 2 अन्न हैं, दाल और चावल, मतलब गेहूं, स्वाद और इच्छा सिर्फ इतना। परे रखें, इसको स्वाद और इच्छा को परे रखें और शरीर की ज़रूरत जो है उसको महत्व दें। जी जी तो हम तरह तरह का भोजन करें, सिर्फ गेहूं और चावल, जी। सिर्फ एक राहर दाल, सिर्फ 3-4 सब्जियां। उसमें भी हम नखरे करते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। जी ऐसा ना करें। अभी तो विश्व मिलेट दिवस भी मनाया गया है। जी हाँ तो हम तरह तरह के अन्नों को, तरह तरह की सब्जियों को, तरह तरह की दालों को, बीजों को और प्रोसेस्ड फूड, जी ये तो समझ लीजिए जहर ही है। जी तो और हम इस पे निर्भरता दिनों दिन ज़्यादा होती जा रही है। ज़्यादा होते जा रहे, पैकेट खोले और फाड़े, वो समझ लीजिए हमारे लिए जहर है। जी स्लो पॉइजन बोलता हूँ मैं इसको। तो एक संपूर्ण आहार या कहें कि पोषक आहार जो है वो क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों की उपलब्धता जो है बहुत ज़रूरी होती है? पोषक आहार में हमको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो यदि हम तरह तरह के अन्न का सेवन करेंगे, जी तरह तरह की सब्जियां, सलाद, फल, फ्रेश उपयोग करें, जी। डिब्बा बंद पैकेट में आने वाले भोजन का उपयोग कम से कम करें। खाद्य पदार्थ जी। में क्यों, हर तरह के केमिकल से बचें। जी इन सारे बचाव के बावजूद जी जिन 2 प्रमुख रोगों पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं हर्निया पर। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम सावधानियों के बावजूद अगर किसी व्यक्ति को हर्निया हो जाता है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप ये बताएं कि ये हर्निया किस प्रकार का रोग है। हर्निया अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, जी मुख्यतः हर्निया पेट में ही होता है। जी अगर हम सोचें कि पेट एक थैला है जी और थैले में हमारी अंतड़ी वगैरह भरी हुई है, जी ये थैले के अंदर, थैला ऐसे 2-3 लेयर्स हैं। सबसे बाहरी लेयर है त्वचा की, जी उसके बाद आती हैं मांसपेशियां या मसल्स, जी और फिर उसके अंदर पेरिटोनियम है, उसके अंदर आंत है। इस थैले में कई छेद हैं मसल्स में, जी जहाँ से जैसे अंडकोश में जाने वाले वास डिफरेंस और ब्लड वेसल्स वगैरह जाती हैं। जी ये छेद जब कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वास डिफरेंस और आर्टरी वेंस के साथ साथ आंत बाहर जाने लगती है। जी इसे ही हम हर्निया कहते हैं। जी यानी परिभाषा ये है कि जिस बॉडी कैविटी में जो चीज़ है, जी वो अगर उस बॉडी कैविटी के किसी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल छिद्र से एबनॉर्मली बाहर जाने लगे जी तो वो हर्निया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कारण होते हैं हर्निया होने के? हर्निया होने के 2 प्रमुख कारण हैं। जी पहला तो जन्मजात, जन्मजात। जी जी कि वो छेद जन्म से ही थोड़ा सा बड़ा है। जी और दूसरा ये होता है कि मसल्स में किसी कारण से कमजोरी आ जाए। तो कमजोरी आने के मुख्य कारण रहते हैं, उम्र के साथ मसल्स में कमज़ोर हो जाती हैं जी और कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जिम, एक्सरसाइज, इनसे भी हर्निया के थोड़ा बहुत होता मतलब यहाँ है। भी सावधानी की ज़रूरत है। अच्छा, और किस तरह की सावधानी हम रखें, हर्निया ना हो इसके लिए क्या सावधानी रखें? हर्निया ना हो
इसके लिए तो अभी तक के विज्ञान पता नहीं लगा पाया है। जी, मतलब यही है कि एक स्वस्थ दिनचर्या जो है उसको अपनाएं। जी, जी। और अगर हर्निया किसी को हो गया है और किस तरह के उपचार की विधि इसमें होती है? हर्निया विशेषकर जो इंग्वाइनल हर्निया है, जी। यानी अंडकोश में इंटेस्टाइन उतर आती है, जी। उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। और दूसरा एक प्रमुख हर्निया है जो यहाँ एंट्री एब्डोमिनल वॉल में मिड लाइन में होता है, जी। नाभि के आसपास या उसके ऊपर होता है, या कोई ऑपरेशन हुआ हो उसके इंसिजन में हर्निया हो जाता है। जी। ये 3 हमारे प्रमुख हर्निया हैं। तो इसमें से इंग्वाइनल हर्निया यानी अंडकोश में जो हर्निया होता है, जी। ये बहुत खतरनाक है। अच्छा। कई बार बच्चों में जन्म से ही रहता है ये, जी हाँ। और बड़ों में भी ये रहता तो जन्म से है, लेकिन बाद में पता चलता है। यानी वो छेद इतना छोटा रहता है कि उससे कुछ जाता नहीं है बाहर, जी। लेकिन समय के साथ कभी कभी 15, 20, इवन 40, 50 साल की उम्र में भी वो छेद वापस खुल जाता है, और तब पता चलता है। तब पता चलता है। तो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इसको बोलते हैं। जी। ये खतरनाक है। इसका लक्षण ये है कि कभी कभी एक तरफ का अंडकोश बड़ा लगता है जी। और कभी कभी नॉर्मल लगता है। फिर फिर इसके अगर अलावा कोई लक्षण और? ज़्यादा समय जब हो जाता है तो रोगी को खुद ये पता चलता है कि जब मैं सोता हूँ तो सूजन गायब हो जाती है, जी। और जब मैं खड़ा होता हूँ, खांसता हूँ, तो फिर सूजन आ जाती है। शारीरिक अवस्था जैसे बदलती है, स्थिति बदलती है। पोजीशन, पोस्चर चेंज होने पे जी। सोए में गायब रहेगा और खड़े होने पर वो आ जाएगा। जी। तो ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। ये सबसे कॉमन वैरायटी है हर्निया की, जी। और ये सबसे खतरनाक भी है। इसका पता लगते से ही जी। जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो शल्य क्रिया जो है, ऑपरेशन, जी, ये इसका उपचार है। वही उपचार है। कोई दवा, गोली, इंजेक्शन, जड़ी बूटी या बेल्ट, ट्रस, कोई जड़ी बूटी बांधना, मलहम लगाना, दागना, जला देना, ये सब हानिकारक हैं। इनसे हर्निया ठीक तो होगा नहीं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। शुरुआत में हर्निया में होता है कि इंटेस्टाइन बाहर आती है और जी। फिर अंदर चली जाती है। जी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बाहर आके फिर फंस जाएगी, फिर अंदर नहीं जाएगी, अच्छा। तो फिर उल्टियाँ होने लगेंगी, पेट फूल जाएगा। फिर वो बाहर जो आंत आ गई है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो सड़ जाएगी, तो फिर जान का खतरा हो जाएगा, मतलब गंभीर बीमारी है। गंभीर। और ये परिस्थिति अगर कभी आप ऐसी गांव स्थिति में है हो तो। जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जी। डॉक्टर नहीं है, सफ़र में हो, जी। हवाई जहाज़ में हो, पानी जहाज़ में हो, तो फिर जानलेवा परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति न आने दें। जी। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सच तो है। यदि हर्निया है तो जी। तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करा लें। जो यहाँ पे जो हर्निया होते हैं एब्डोमिनल में, वो जी। उतने खतरनाक नहीं हैं। जी। उसमें हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, पर अगर आप रूल ऑफ थंब जानना चाहते हैं तो हर्निया का उपचार है जल्दी ऑपरेशन। जैसे आपने कहा, एक लक्षण बताया आपने, और क्या क्या लक्षण है जिससे पता चल जाए कि मुझे हर्निया है? अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया का तो यही लक्षण है कि एक सूजन होती है जी। जो कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। जी। फिर दूसरा लक्षण है कि उसमें दर्द होने लगे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस का लक्षण है। जी। फिर होता है इनकार्सरेटेड या इरिड्यूसिबल हर्निया, जी। यानी इंटेस्टाइन बाहर आके फिर वहीं फंसी रह जाती है। तो अच्छा। फिर सूजन हमेशा रहती है, वो कभी जाती नहीं है। चाहे शारीरिक स्थिति कोई भी हो। हाँ, ये पहला कॉम्प्लिकेशन है, जी। इरिड्यूसिबिलिटी। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि उल्टियाँ होंगी, दर्द होगा, पेट फूल जाएगा। ये भी है लक्षण है। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, जी। यानी जो अतड़ी हर्निया में अंडकोश में चली गई है, जी। उसके वो बंद हो गई है, उससे अब भोजन आगे नहीं जा पा रहा है। तो हमारी पूरी अंतली का भोजन अब आगे नहीं जा पा रहा है, तो पेट फूल जाएगा, उल्टियाँ होने लगेगी, जानलेवा परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। जी। तो ये परिस्थिति हमको नहीं आने देना है। जी। और आ गई है तब तो फिर हमको, और आधी रात को भी ऐसा हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं जहां ऑपरेशन की सुविधा हो। जी, बहुत सही बात आपने कही, और ये भी कि चेताया है हमारे सभी दर्शकों को कि ऐसी स्थिति में देर नहीं करनी है। ये रूल ऑफ थंब जो आपने कहा जी। कि तुरंत जो है इसमें डॉक्टर के पास पहुंचना है।
यहाँ जी। तक के सर अगर हमको एक दिन के बच्चे में हर्निया दिखाई देता है जी। तो हम अगले ही दिन उसका ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा, बच्चे के बड़े होने का, इंतजार नहीं करते। अपने आप हर्निया ठीक हो जाने का इंतज़ार नहीं करना है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और प्रमुख रोग है और वो भी बड़ा परेशान करता है लोगों को, पथरी। तो ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पथरी है क्या? जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो मैंने पहले प्रश्न में आपको लिस्ट बताई थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोमॉर्बिडीज जो सबको हो रही हैं, जी हाँ। अब पथरी भी लगभग उसी और जी हाँ। बढ़ रहा है। पथरी मुख्यतः, वैसे तो कई जगह होती है पर मुख्यतः दो जगह होती है। जी। हमारे शरीर के दो अंगों में होती है। एक तो गॉल ब्लैडर में पथरी होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, जी। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और दूसरी होती है किडनीज में। अच्छा, गुर्दे में। जी, गुर्दे में। जी। तो ये दोनों जगह जो होती है पथरी, तो इसके लक्षण क्या अलग अलग हैं या लक्षण समान हैं इसके? एक लक्षण समान है, दर्द, दर्द। जी। और फिर बाकी लक्षण अलग अलग हैं। तो अगर पित्ताशय में पथरी हुई है तो उसके क्या लक्षण हैं? पहला लक्षण तो ये है कि पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक हम लोग बोलते हैं। जी। यानी पथरी पड़ी हुई है, सालों साल पड़ी रहती है, कोई लक्षण नहीं आते। जी। हम किसी और कारण से सोनोग्राफी कराते हैं तो पता चलता है कि पित्ताशय में पथरी है। किडनी स्टोन का भी यही है अच्छा। कि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो चुपचाप पड़े रहते हैं, कुछ कष्ट देते नहीं हैं। कॉम्प्लिकेशन होता है तब हमको दर्द होता है। अच्छा। तो पहला लक्षण हो गया कि कोई लक्षण नहीं होना, जी। और दूसरा फिर लक्षण है पेट में दर्द होना। जी। तो कई बार देखा है कि लोग ऐसे समय में बुखार आदि की शिकायत भी करते हैं या जल्दी थक जाते हैं, तो क्या ये भी लक्षणों में ही गिना जाना चाहिए? हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस का जी। तो जैसे पित्ताशय की पथरी जब आगे जाके पित्त की नली में जाके फंस जाती है जी हाँ। तो फिर पित्ताशय में सूजन आ जाती है। इसको अच्छा। बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। जी। तो फिर ये सूजन के साथ उल्टी भी होगी, बुखार भी आएगा, जी। और थकान और ये सब तो बुखार के साथ आते ही हैं। मतलब गंभीर स्थिति हो जी, जाती है। और थोड़ी और आगे जाके वो कॉमन बाइल डक्ट में जब स्टोन चला जाता है जी हाँ। तो पीलिया भी हो जाता है। अच्छा, तो इसको क्या साइड इफेक्ट माना जाए इसका? हाँ नहीं, इसको कॉम्प्लिकेशन माना जाए। कॉम्प्लिकेशन माना जाए, माने स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। जी जी, किडनी के स्टोन है जी। तो वो किडनी में जब तक रहते हैं तो चुपचाप पड़े रहते हैं। जी। किडनी से उतर के जब वो यूरेटर में आते हैं, यूरेटर मतलब एक ऐसा पाइप होता है जो किडनी से पेशाब की थैली तक के जी। पेशाब को ले जाता है। इसका मतलब हम मूत्र नलिका बोल सकते हैं। जी, तो जी। उसमें जब स्टोन पहुंच जाता है तो फिर भयंकर दर्द उठता है। अच्छा, इसको हम लोग यूरेटरिक कोलिक बोलते हैं। तो जब भी व्यक्ति लघु शंका के लिए जाए या मूत्र विसर्जन के लिए जाए तो उस वक्त बहुत पीड़ा होती है उनको? नहीं नहीं, मूत्र विसर्जन तो पेशाब की थैली से फिर नीचे का रास्ता है। ये है किडनी से अच्छा, पेशाब की थैली के बीच में, इस जगह पे भी दर्द होता इस रास्ते में अगर स्टोन फंस जाता है है? जी हाँ। तो फिर भयंकर दर्द उठता है। अच्छा। अच्छा, कारण क्या है पथरी के, अगर जानना चाहें आपसे कि किन कारणों से पथरी होती है, फिर चाहे वो पित्ताशय की हो या गुर्दे की हो? ये जो हमारे विकास के हमराही बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़, जी। इनके कारण तो अभी तक विज्ञान पता नहीं लगा पाया है। जी। ना हमको डायबिटीज़ का कारण पक्के से मालूम है, ना हाइपरटेंशन का, ना डिप्रेशन का, ना हाइपोथायराइडिज्म का, और ना ही इन पथरियों का। कुछ फिर भी क्या अंदाज हैं हमारे। जी, भोजन एक स्रोत है क्या कि जिसके माध्यम से पथरी हो जाए? कुछ अंदाज हैं हमारे। जी, किस तरह के अंदाज हैं ये? गॉल ब्लैडर की जैसे दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। अच्छा। गॉल ब्लैडर की पथरी और गुर्दे की पथरी? हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पथरी के पत्थर भी अलग अलग तरह के रहते हैं, ये एक जैसे नहीं रहते। यहाँ के अच्छा, बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं जो पित्ता इसमें है? जी जी, पित्ताशय में जो। पित्ताशय में। जी। और यहाँ पे और गुर्दे में जो है? गुर्दे में यूरिक एसिड और ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। दोनों अलग अलग तो दोनों की प्रकृति अलग है। हाँ, क्योंकि पथरी वैसे है क्या कि जो द्रव
लिक्विड जो शरीर में बन रहा है जी। वो लिक्विड में ही कुछ पत्थर बन जाएं। अच्छा। वो लिक्विड तो पानी नहीं है ना, पानी में कुछ सॉल्ट्स घुले हुए हैं, जी। वो सॉल्ट जम के पत्थर का खूब सारे होके पत्थर बन जाते हैं। जी हाँ। तो यहाँ बाइल है जी। तो यहाँ दूसरे तरह के स्टोन्स बनते हैं। जी। किडनी में यूरिन है तो वहाँ दूसरे तरह के स्टोन्स बनते हैं। देखिए, पथरी अगर हो जाए तो फिर उपचार की विधि क्या है, किस तरह से पथरी से निजात पाई जाए? इसमें भी दोनों स्टोन्स का उपचार अलग अलग है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है, जी। इसमें शोध करके ये पाया गया है कि करीब 1% लोगों को ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी। वैसे इस पे सभी वैज्ञानिक और चिकित्सक सहमत नहीं हैं, फिर भी अब ये कंसेंसस बनता जा रहा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ऐसे ही पता चल रहे हैं जी। तो उसको कुछ मत करो। यानी एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स के लिए कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। दवा भी नहीं? दवा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो फिर उपचार की विधि? अगर कॉम्प्लिकेशन है जी। तो पथरी और गॉल ब्लैडर दोनों को निकाल बाहर करो ऑपरेशन से। शल्य क्रिया, यहाँ भी ऑपरेशन ही है और कुछ नहीं है। और अगर किडनी में हो तो? किडनी स्टोन्स का उपचार जी। आवश्यक है। किडनी स्टोन को हम वॉच नहीं करते। जी। किडनी स्टोन्स का सबसे सरल उपाय है लिथोट्रिप्सी, जो सोनोग्राफी हम आए दिन कराते रहते हैं। जी। उसी सोनोग्राफी का पावरफुल रूप है लिथोट्रिप्सी। जी। यहाँ से साउंड वेव्स भेज के और स्टोन को तोड़ देते हैं। जी। फिर वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। सबसे सरल उपचार है। और कभी भी अगर किडनी में पथरी पता चले तो हमको तुरंत लिथोट्रिप्सी करवाना चाहिए। चीरफाड़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल सोनोग्राफी जैसा है। जी। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे शहीद महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में लिथोट्रिप्सी उपलब्ध है। बस यही जानना चाहते थे कि आपके जो चिकित्सा महाविद्यालय है और अपना अस्पताल जो है, यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं ऐसे अगर रोगी हैं तो उनके लिए? आधुनिकतम जो इसका उपचार कहना चाहिए जी। लिथोट्रिप्सी, ये मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में उपलब्ध है। जी। करवा लें। ये तो हुई किडनी स्टोन की बात। किडनी से अगर जब नीचे आ गया है, यूरेटर में फंसा है, जी, तो पहले तो हमको दर्द का इलाज देना, क्योंकि इतना भयंकर दर्द होता है। कई लोगों को देखा है बिल्कुल तड़प जाते हैं वो दर्द से, तड़पते रहते हैं। तो पहले तो हम उसको दर्द की दवाएं देके दर्द शांत करते हैं। जी। फिर हम कुछ ऐसी दवाएं देके ट्रायल लेते हैं कि वो यूरेटर थोड़ा सा फैल जाए तो स्टोन निकल जाए। जी। किसी दवा से स्टोन, पत्थर है ना, जी हाँ, पत्थर को हम पानी से अगर गलाना चाहें तो नहीं गलेगा वो। जी। तो कोई भी आप दवा, जड़ी बूटी, भस्म, ये सब लेने का प्रयास न करें। हमारे पास आए, हम ऐसी दवा दे के ट्रायल करेंगे। करीब 50% केसेस में यूरेटर को चौड़ा करने वाली दवाओं से वो पत्थर निकल जाता है। डॉक्टर साहब, इन दो प्रमुख रोग हर्निया और पथरी के विषय में आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस तरह के इनके लक्षण होते हैं, कैसी सावधानियां जरूरी हैं और उपचार की कैसी विधि स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होकर के इस विषय में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।